जो मैंने पिछला वीडियो दिया था, जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी मांडूवाला में, उस बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें हमने क्या क्या काम किया। आर्यवा संगठन चाहे कहीं पर भी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी आज से 30 साल 40 साल 4 दशकों से जो काम नहीं हुए थे, उन कामों को आगे लेकर के कर रहा है। और इसके लिए जो संघर्ष कर रहा है आर्यवा संगठन, उसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो लोग आर्यवा का सपोर्ट करते हैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर रमेश राम, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून। जहां जनसंख्या जितनी होगी वहां काम भी उतना ही ज्यादा होगा। जहां पर काम जितना ज्यादा होगा वहां पर समस्या भी उतनी ही ज्यादा होंगी। आज मैं एक छोटा सा एक कहानी से लेकर के मैं आप लोगों के पास आया हूं, और कुछ आगे वीडियो भी है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। एक जंगल में भयानक आग लगी हुई थी। बड़े बड़े जानवर, जंगली जानवर, बड़े बड़े हाथी, शेर, चीते, भालू, वो सब आकर के रोड में खड़े होके हाय हाय तौबा तौबा मचा रहे थे। और उनके जो बच्चे जल रहे थे, चिड़ियाओं के अंडे जल रहे थे, जानवरों के कई जानवर जल रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। तो एक चिड़िया, छोटी सी गौरैया, वो चिड़िया आकर के सीधा पानी के तालाब में जा रही थी। और वो पानी के तालाब से चोंच में पानी लेकर के उस ऊपर उड़ के उस आग के ऊपर डाल रही थी। तो जितने भी ये हालत उसकी चिड़िया की देखकर जितने भी जंगली जानवर जहां पर आग नहीं लगी, रोड साइड में या जंगल साइड में, वहां पर खड़े थे, सब चिड़िया को देख करके हंस रहे थे। बोला भाई क्यों हंस रहे हो? बोला इतनी भयानक आग लगी है, हम इतने बड़े बड़े जानवर जिनके पेट के अंदर, मुख के अंदर कई गैलन पानी जाता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और तू वहां सोच में पानी लेके ऊपर से डाल रहा है, तो तेरे पानी से क्या हो जाएगा? तो बोला भैया सही बात है, जो तुम कह रहे हो वो 100% सही है। मेरी चोंच के पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो कल इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से आएगा इतिहास में। तो वही कहानी जो आर्यवा से जुड़े हैं, उनका नाम भी जब असम राइफल का इतिहास पलटा जाएगा तो उसमें यही देखा जाएगा कि असम राइफल का विनाश करने वाले लोग कितने थे और उस विनाश से बचा के निकाल के लाने वाले लोग कितने थे। दोस्तों 1986 में जो दंगे हुए थे, बहुत भयानक दंगे हुए थे, कम से कम 150 से ऊपर एनसीओ, जेसीओ जवान पूरे घर चले गए थे। क्या नहीं किया इस असम राइफल के लिए। कल ही एक हमारे आर्या साहब ने, सूबेदार मेजर सीआर आर्या साहब ने ऑडियो क्लिप भेजा था एक। तो उन्होंने अपने व्यथा बताई थी। हम लोग वही हैं, हम कई हजार किलोमीटर, कई 5-5, 6-6, 10-10, 15-15, 20-20 दिन के रास्ते पैदल चल करके हमने ये दिन काटे हैं। असम राइफल का इतिहास लिखने वाले, असम राइफल के लिए इतिहास लिखाने वाले सिर्फ 2 ही लोग आए। एक सुशील कुमार साहब और दूसरे भूपेंद्र साहब।
डीजी भूपेंद्र साहब और सुशील कुमार साहब। सुशील कुमार साहब सर्वश्रेष्ठ स्वर्णकाल के कमांडर थे और भूपेंद्र साहब ने बोला था जाते समय कि एक मैं रोड मैप बना के गया हूं, आसाम राइफल में आने वाले समय में इतनी बिल्डिंगें होंगी कि उसमें रहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और रोड मैप बनाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, लेकिन इन 40 सालों में उस रोड मैप को तहस नहस करने वालों की भी कमी नहीं आई। दोस्तों, आज मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये आरेवा का पौधा रोपने की क्या जरूरत पड़ी, जो आज पौधा बड़ा होकर फल दे रहा है। अब तो इसे गिराने से बहुत गिराने वालों को सोचना पड़ेगा। इस पेड़ को काटने के लिए आरे की जरूरत पड़ेगी या कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी या कचिया दाव की जरूरत पड़ेगी। अगर ये पेड़ गिरेगा तो गिरने के बाद कितना बड़ा नुकसान करेगा, ये सब सोचना पड़ेगा। अब आरेवा को, जो आरेवा नाम का एक पेड़ लगाया है सूबेदार नायर साहब ने, उस पेड़ को गिराना इतना आसान नहीं है। पेड़ को गिराने वाले गिर जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन पेड़ गिरने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूं 1986 में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ, 1988 में क्या हुआ, ये आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्या हुआ था बताना आप लोग। उसके बाद जो ये 5 ईयर की घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी, और उसके बाद जो था 39 ईयर की घटना हुई थी, 6 ईयर की घटना हुई थी, 44 ईयर की घटना हुई थी, कई यूनिटों में घटनाएं हुई। ये घटना तभी से होना शुरू किया, बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है जिनका विवरण मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है उन घटनाओं में क्या हुआ था और कैसी हुई थी। उसके बाद तो सीधा आसाम राइफल के ऊपर में ऐसे हाईलाइट कर दिया गया था, सीधा कहा जाता था कि गुलाम फौज, घासीराम की फौज, ऐसे शब्द बड़े कमांडरों के द्वारा, जो कमान अधिकारी हैं वो भी ये बोला करते थे। अब मैं एक शब्द और बोलना चाहता हूं। मेरे पास कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, एक जवान था किसी आईजीआर में, बड़े हेडक्वार्टर में, जो वहां के कर्नल एडम थे, कर्नल थे, और किसी यूनिट के सीओ साहब थे, वो एक ही क्लासमेट थे। तो उन्होंने बोला यार तुम एक बंदा भेजो मेरे यहाँ रहने के लिए। उन्होंने वहां से बंदा भेजा और वो रहा उसके यहाँ काफी दिन। उस लड़के ने नौकरी करा और उसके बाद पलटन के सीओ भी चले गए, और उसके बाद जो आईजीआर में कर्नल साहब थे वो भी चले गए। अब बाद में जब नया सीओ आए तो वो ढूंढने लगे ये बंदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला भैया वो तो बड़े हाई लेवल में है, तो वहां से उसको बुलाने की कोशिश करी। अब जो मैडम थी या उनके साथ में जो भी था, वो जिनको देखने के लिए वहां पर उस लड़के को रखा था, जिम्मेवारी रखी दी गई थी, उन्होंने आईजी साहब को बताया कि सर कुछ दिन ये लड़के को मेरे पास रहने दो। तो जो पलटन के सीओ थे उन्होंने डायरेक्ट आईजी साहब से बात किया कि आपने ये लड़के को क्यों रखा, आप भेज दीजिए, मेरे पास आदमी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात करी, लेकिन वो लड़का जब यूनिट में गया उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। सीओ साहब हाथ धो के पीछे पड़ गए और उसको इतना टॉर्चर करने लगे, इतना घुमाने लगे, और उसको नीचे से ऊपर तक सभी को बोला गया कि इसको टॉर्चर करो। उसको हर कंपनी में पोस्टिंग करके जहां भी है उसको टॉर्चर करते रहे, भगोड़ा है, जग लगाता है, आईजी साहब तक पहुंचता है। एक जवान की हिम्मत होती है कि वो आईजी साहब के पास जाकर के साहब मेरे को कुछ दिन यहां पर और रख दो आईजी हेडक्वार्टर में। ये वो जो भी सीओ थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे को सब पता है, ये उनकी एक कायराना हरकत थी। और उसके बाद उस लड़के ने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दिया।
कई महीनों तक उसको दबा के रखा। उसके बाद वो लड़का वहीं से भगौड़ा हो गया, पलटन से ही। किसकी गलती है वो पलटन से भगौड़ा हो गया? तो सब चीज तो कोर्ट दे रहा है, सब चीज तो कोर्ट दे रहा है। अब वो कोर्ट में चले गया, उसके पास प्रूफ है कि मैंने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन दिया था, मेरे घर में तकलीफ थी। चाहे उसने तकलीफ थी नहीं थी, कैसे दिया ये पता नहीं है, और इन चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये घटनाएं जो मैंने ये पीछे पलटनों की घटनाएं के बारे में बताया हूं, ये कब और कैसे क्यों हुई थी, इन्हीं कारणों से हुई थी ये घटनाएं। तो इसमें थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है। उच्च पदों पर जो बैठे हैं हमारे जो चीफ हैं, उनको सभी को संज्ञान लेने की जरूरत है। इसमें नीचे ये चीजें नहीं होनी चाहिए पलटन में। तो ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इससे आगे एक मेरे भाई है, मेरे बुआ के लड़के, सूबेदार मेजर कुंदन लाल, शायद बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे। 23 आसाम राइफल से इसी महीने में वो सेवा मुक्त होकर के घर आए हैं, और उन्होंने उस अपने रिसिप्टेशन में अपने जो पेंशन आने की खुशी में उनका जो स्वागत किया गया है, वहाँ के लोगों ने एक्चुअली पिथौरागढ़ के मेन टाउन में ही उन्होंने घर बनाया है और वहीं रहते हैं। वो किस प्रकार उन्होंने अपना फेयरवेल मनाया, इसका देख लीजिए, देखने लायक है, बहुत देखने लायक। लोगों को इन चीजों से सीखना चाहिए। ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा। क्यों सुआ ऑर्डरी जान छु मेले बॉर्डरी है, क्यों सुआ ऑर्डरी जान छु मेले बॉर्डरी। कश्मीर की डानी माँ राइफल मेरी कहानी माँ, कश्मीर की डानी माँ राइफल मेरी कहानी माँ। चल कदम कदम वंदे मातरम, चल कदम कदम वंदे मातरम। रानी के तबे भर्ती भयूं रेजिमेंट कुमाऊं, 18 उम्र छी तब छूट के मेरो गाँव। रानी के तबे भर्ती भयूं रेजिमेंट कुमाऊं, 18 उम्र छी तब छूट के मेरो गाँव। छोटी छोटी